हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे MIL हिंदी जो AEC 1 वाले बच्चे होंगे उनके सिलेबस में जो भी चर्चा है उसको देखना है। चाहे वो BA BSc BCom तीनों में से किसी भी स्ट्रीम के आप बच्चे हों और फर्स्ट सेमेस्टर के हों और आपने हिंदी लिया हो AEC 1 के रूप में, तो आपके सिलेबस के व्याकरण वाले पोर्शन में इसकी चर्चा है जिसको हम लोग संक्षेपण कहते हैं। और संक्षेपण के बारे में आज देखेंगे और दूसरा टॉपिक आज होगा पल्लवन। तो दोनों को समझेंगे आखिर क्या होता है और किस तरह से किया जाना चाहिए। तो संक्षेपण का मतलब होता है समराइजिंग। मतलब मान लीजिए कि आपको एक सामान्य तरीके से समझना है कि एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया होगा और कह देगा कि ये पैराग्राफ में जितना भी वर्ड लिखा है इसको संक्षेप में लिखिए। संक्षेप का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ में मान लीजिए कि 300 वर्ड है एक पैराग्राफ में या 100 वर्ड है। इस 100 वर्ड को आपको 20 से 25 शब्दों में लिखना होगा। इसी को संक्षेप कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बड़ा चीज़ है उसको छोटे में लिखना है, यानी कम करके लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। इसी को समराइजिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यही चीज़ आज आपको पढ़ना है कि इसकी विशेषता क्या है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए संक्षेपण करते हुए। उसी चीज़ को हम लोग समझने और बूझने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखिए, संक्षेपण इंग्लिश का जो है समराइजिंग का ही हिंदी रूपांतरण है। किसी भी लिखे गए विषय वस्तु को उनके अर्थबोध के साथ कम से कम शब्दों में पुनः लिखना संक्षेपण कहलाता है। यानी मान लीजिए कि हमने वही बताया आपको, एक पैराग्राफ में मान लीजिए 100 वर्ड में कोई भी चीज़ लिखा हुआ है और बोलेगा इसका संक्षेपण कीजिए, यानी कि संक्षेप में इसको लिखिए। तब जब आप इसको संक्षेप में लिखना शुरू करेंगे तो इसको 20 से 25 शब्द में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसी को संक्षेपण बोला जाता है। यानी कि उसको इस तरह लिखना होगा ताकि उसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। मान लीजिए कि गांव पर लेख लिखा हो और उस पर बोलेगा कि गांव के बारे में एक लेख लिखकर आपको दे देगा और बोलेगा कि इसके बारे में निचोड़ एकदम लिखिए, यानी संक्षेपण इसका कीजिए। तो आपको वही करना है कि उसमें मेन जो चीज़ें हैं उसको लिख देना और उसका अर्थ भी स्पष्ट हो, ऐसा लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि उससे कोई अर्थ ही नहीं पता चले, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान में रखना है संक्षेपण करते हुए। उसके बाद देखिए, आ जाइए समझते हैं संक्षेपण की परिभाषा। यानी संक्षेपण का एक परिभाषा याद कर लीजिए, बहुत से परिभाषा हैं लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण और एक ही हमको अच्छा लगा तो उसको हम आपके लिए रख दिए। संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित इतिवृत्ति यानी संक्षिप्त इतिवृत्ति होता है, उसी को संक्षेपण कहते हैं। कौन बोलता है? JBC बर्नार्ड ये बोलता है। अब देखते हैं संक्षेपण की विशेषता, यानी कि इसकी विशेषता क्या क्या होती है, तो उसको अब देख लीजिए। संक्षेपण का पहला गुण होता है जो कि इसमें विस्तार से बचना होता है। मान लीजिए एक पैराग्राफ 200 वर्ड का है तो उसमें अगर आप संक्षेपण जब करेंगे तो उसको ये नहीं कि 100 वर्ड में लिख दीजिए, उसको कम से कम आप 50 ही वर्ड में लिखिए। यही आपको करना चाहिए, यानी इसको ज़्यादा विस्तृत ना करके छोटा रूप में लिखना ही चाहिए। संक्षेपण का ये एक पहला गुण है। दूसरा, संक्षेपण करते समय यानी कि संक्षेपण जब आप कर रहे हो यानी लिख रहे हो तो उस समय भाषा का जो प्रयोग हो वह सरल और प्रभावपूर्ण हो, यानी प्रवाहपूर्ण होना चाहिए भाषा और सरल भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए, विचारों का प्रवाह रहना चाहिए, उसकी क्रमबद्धता कहीं खंडित ना हो, यानी कि क्रमबद्धता भी उसकी बनी रहे और विचारों का प्रवाह भी बना रहे संक्षेपण करते हुए, ठीक है। और उसमें जो है आसान भाषा का प्रयोग होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे उसका मूल भाव नष्ट ना हो जाए। यानी कि संक्षेपण जब हम करें तो उस समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका मूल भाव भी बना रहे, यानी कि उसमें कोई त्रुटियां नहीं आ जाए। तो इसी को बोला जाता है संक्षेपण, ठीक है। संक्षेपण की विधि कौन कौन सी होती है तो अब उसको देखिए, संक्षेपण की विधियाँ। तो इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण विधियों के बारे में हम चर्चा किए हुए, तो उस विधियों को आप देख लीजिए एक एक करके। सर्वप्रथम, जिस विषय वस्तु का संक्षेपण किया जाना है उसे अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर उसके केंद्रीय विचार या विषय की शीर्षक के रूप में अभिव्यक्त करें। यानी सीधा मतलब ये कर रहा है कि जब आपको एक संक्षेपण करने के लिए कोई पैराग्राफ दे देगा और उसका बोलेगा कि संक्षेपण कीजिए, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस पैराग्राफ का संक्षेपण करिएगा तो इस पैराग्राफ को पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए कि आखिर उसमें क्या लिखा गया है, नहीं लिखा गया। उसके बाद मान लीजिए उस पैराग्राफ में आपको बोले कि विद्यालय पर कोई लेख लिख के दे दिया और बोले कि आपको संक्षेपण करना है, तो उसका टाइटल भी आपको लिखना होगा। यानी कि उसका टाइटल में आप जब लिखिएगा तो बताइएगा कि विद्यालय यानी विद्यालय की महत्ता या कोई भी चीज़ हो मान लीजिए, तो उसके बारे में आप लिख दीजिएगा कि इसका टाइटल यही था। और उसी का संक्षेपण जब आप कीजिएगा यानी 500 वर्ड में होगा तो उसको 100 या 150 वर्ड में जब लिखेंगे आप 100 वर्ड में, तो उसको संक्षेप रूप से जब लिखिएगा तो उसमें ऐसी चीज़ों का यूज करना होगा जो महत्वपूर्ण है और जो अर्थपूर्ण है। दोनों ही बातों को ध्यान में रखना होगा। संक्षेपण का आकार मूल विषय वस्तु के आकार का 1/3 होना चाहिए। मान लीजिए एक संक्षेपण जो है
तो 300 वर्ड का है। तो आपका जो इसका जो संक्षेप में आप इसको जब लिखिएगा, यानी मान लीजिए एगो आपको पैराग्राफ दिया जो 300 वर्ड का था, तो उसको जब आप लिखिएगा ना अंतिम में, तो वह 100 वर्ड का होना चाहिए। यानी कि 300 का 1/3 कितना हो गया? 300 का 1/3 कीजिएगा, 1/3 से गुना कीजिएगा तो 100 वर्ड हुआ। तो यानी कि 100 वर्ड में कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संक्षेपण में यही कहा जाता है कि उसका जो आकार होना चाहिए वो 1/3 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है, 1/3 होना चाहिए। उसके बाद देखिए, संक्षेपण करने के बाद उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद यदि लगे कि कोई तथ्य छूट गया है तो उसको पुनः जोड़ देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने संक्षेपण किया और संक्षेपण करने के बाद आपको लगा कि इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं, यानी कि हमने कुछ चीज़ों को नहीं लिखा है, तो उसको फिर से लिख दीजिए। मतलब फिर से उसको लिखिए और फिर से उसमें ऐड कर दीजिए, और उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसे भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसको पढ़िएगा तब। तो मान लीजिए कि संक्षेपण आपने 100 वर्ड का लिख किया और उसको आप पढ़े ही नहीं और उसको ऐसे ही सबमिट कर दिए, यानी कि उसको रहने दिए, तो उसमें हो सकता है कि गलती भी हो, तो गलती को आप सुधार नहीं सके। इसीलिए ज़रूरी है कि गलती को सुधारिए और उसमें जो मेन चीज़ें हैं उसको सुधार करके ही फिर से जमा करना चाहिए। तो संक्षेपण का यही नियम होता है, इतनी ही चीज़ें होती है संक्षेपण में। अब आज ये देख लेते हैं कि संक्षेपण के प्रकार कौन कौन है। देखिए, संक्षेपण के प्रकार को केवल जान लीजिए, इसके बारे में बहुत डिटेल से जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा ही नहीं। जो पूछेगा वह भी हम अभी बता देंगे। तो देखिए, संक्षेपण का पहला प्रकार होता है स्वतंत्र संक्षेपण, एक होता है। उसके बाद होता है प्रवाहमान संक्षेपण, एक होता है तालिका संक्षेपण, एक होता है स्वतः पूर्ण संक्षेपण। स्वतंत्र संक्षेपण जो होता है ना, वो स्वतंत्र मतलब कि एकदम इंडिपेंडेंट रूप से किया जाता है। फिर प्रवाहमान जो होता है, मान लीजिए कि आपने कोई संक्षेपण में कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, तो वो एकदम एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है, तो उसी को बोला जाता है प्रवाहमान संक्षेपण। एक होता है तालिका संक्षेपण, तो वो कैसा होता है, जिसमें कि आप देखिएगा कि डायग्राम बना बना के, जो तालिका बना बना के जो संक्षेपण किया जाता है, उसको तालिका संक्षेपण कहा जाता है। और स्वतः पूर्ण संक्षेपण भी वही होता है, जो छोटा समराइज रूप में जो संक्षेपण किया जाता है। अब देखिए, इसमें हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको। तो क्वेश्चन जो पूछेगा ना, तो आपको ये नहीं पूछेगा संक्षेपण क्या है, आपको ये समझने के लिए हम बता दिए कि संक्षेपण क्या है, इसकी विधियाँ क्या है, ठीक है। लेकिन आपको एक पैराग्राफ दे देगा, मान लीजिए कि गाँव पर एक लेख लिख के दे देगा, ठीक। तो गाँव पर लेख लिख के दे देगा, मान लीजिए वो 500 वर्ड में होगा, और बोलेगा इसका संक्षेपण कीजिए। तो इसको संक्षेप में आप जब कीजिएगा, तो उसमें जो मेन चीज़ें होंगी ना, छोटी छोटी चीज़ें या मेन जो चीज़ें होंगी, उसको आप सरल भाषा में एक जगह लिख दीजिएगा, तो उसी को संक्षेपण बोला जाता है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, और पूछा भी गया है। जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें इसी तरह पूछे गए हैं, ठीक है। नियम हम बता दिए, इसकी विशेषता बता दिए, और कैसे कैसे करना है वो चीज़ बता दिए। बाकी आपको अब जो है प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, बाकी आपका ये सवाल बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, वो उसको आप आसानी से कर पाइएगा। अब आ जाइए, देख लेते हैं पल्लवन। पल्लवन क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, यानी संक्षेपण जहाँ होता है छोटा करना, कोई भी चीज़ है दिया हुआ उसको छोटा करना जो होता है वो संक्षेपण होता है, यानी संक्षिप्त रूप में लिखना। लेकिन पल्लवन का मतलब होता है जो छोटा रूप दिया होगा ना, उसी को बड़ा रूप में लिखना, उसको पल्लवन कहते हैं। यानी ये संक्षेपण का डायरेक्ट उल्टा होता है, उसको पल्लवन बोलते हैं, ठीक है। पल्लवन किसी भी पंक्ति या वाक्य का कितना अर्थ है और विस्तार है, इसका ध्यान पल्लवन में रखा जाता है। यानी कि पल्लवन जो है, जब हम लोग कोई भी पंक्ति का करेंगे, उसका जो है उसमें इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि इस पंक्ति का कितना विस्तार होना चाहिए और इसका अर्थ क्या क्या हो सकता है, उसको ध्यान में रखा जाता है पल्लवन करते हुए। जैसे अभी समझिए, जैसे यहाँ देखिए, अभी आपको हम समझाते हैं इसको। देखिए, ये आपके पास दिया, वह मनुष्य है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यानी ये बोल रहा है कि वही इंसान है या मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। यानी इसमें कितनी बातें हैं, एक लाइन में दे दिया गया, बट इसमें बातें तो बहुत है। तो जब इसका आप संक्षेपण, ये माफ कीजिए, पल्लवन कीजिएगा, तो आप लिखिएगा मनुष्य का, मनुष्य होने का मतलब ये होता है कि वह मनुष्य के काम आए, यानी मनुष्य के हर जगह पर वो समर्थक या समर्थन का काम करे, विपत्तियों में भी उसका मदद करे, मनुष्य के हर हित को भी ध्यान में रखने का कार्य करे, वही मनुष्य है। इसमें कई एक तरह की मीनिंग आपको निकलते हुए दिखेगी। एक लाइन है लेकिन इसमें कई एक मीनिंग है, तो इसी को बोला जाता है बच्चों पल्लवन। पल्लवन का मतलब होता है छोटा रूप आपको दे देगा एक लाइन का, और उसी को बोलेगा पल्लवन कीजिए। और यही चीज़ हम आपको पहले भी दिखाए थे कि कैसे दिया हुआ था पहले भी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, पल्लवन जब भी पूछेगा तो आपको छोटा रूप देगा, उसको एक्सटेंड करने के लिए बोलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें चीज़ों को आपको फैलाना होगा, यानी बड़ा करना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पल्लवन के द्वारा बिल्कुल छोटे से वाक्य को परत दर परत खोलकर फैला दिया जाता है। यानी कि देखिए, एक छोटा वाक्य जो है उसमें क्या बोला था, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे देखिए, वही था, वही मनुष्य
है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें क्या है, पल्लवन आपको करना था, तो इसमें मतलब एक्सटेंड करना था, बातों को फैलाना था कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें लिखनी थी। ठीक है, तो पल्लवन उसी को बोलते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट में इसको बांट के करना था। पल्लवन करते हुए हम लोगों को निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो कि कौन कौन बातें हैं, तो उसको अब देख लीजिए। मेन मेन बातों को देखिए। सबसे पहले जिस वाक्य का पल्लवन किया जाता है उसका अर्थ जान लेना चाहिए, यानी आपको ये समझना चाहिए कि उस वाक्य का अर्थ क्या है जिसके बारे में हमको पल्लवन करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ है वो पल्लवन की भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पल्लवन पल्लवन करते हुए हम लोग क्लिष्ट भाषा का यूज करें। क्लिष्ट भाषा का यूज ना करके हम लोग सरल, जो कि लोगों को समझ में आ सके, वैसी भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। दिए गए वाक्य या विचार को विस्तारित करते हुए उसमें प्रत्यक्ष, माफ कीजिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित विचारों का भी विस्तार देना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि उसमें जो भी बातें लिखी गई है, जो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने है, जो सामने नहीं भी है, उन चीज़ों को भी लिखना चाहिए। कब, पल्लवन करते हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी एक अन्य विशेषता है, भावों को विस्तार देते वक्त अनुच्छेदों में बांटकर एक के बाद एक क्रमबद्ध ढंग से, क्रमागत ढंग से जिसको बोलते हैं, लिखना चाहिए ताकि सभी विचारों का समायोजन हो सके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पल्लवन जब आप करिएगा तो उसमें इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो बातें आप लिख रहे हैं वो उस अनुच्छेद से संबंधित हो, उसका अर्थ भी उससे स्पष्ट हो, ताकि जब उसको पढ़ा जाए तो वो सही लगे। तीसरी बात है इसमें मेन और जो स्पष्ट वाली बात ये है कि उस पल्लवन जब भी आप कीजिए तो उसमें जो भी आप एक पंक्ति लिख रहे हो उसका संबंध दूसरे पंक्ति से भी हो, ऐसा होना चाहिए, और क्रमबद्ध तरीके से हो। यानी ऐसा नहीं हो कि कुछ बातें यहाँ, कुछ बातें कहीं और, कुछ बातें कहीं और लिखें। तो इसमें यही चीज़ करना है कि जो भी बातें लिखना है एक दूसरे से संबंधित बातें लिखनी है, जैसे तैसे बातों को नहीं लिखना है। पल्लवन में इतनी बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या किए कि संक्षेपण को कर लिए, पल्लवन को कर लिए। देखिए हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, उसमें भी हमारा यही मोटिव है कि आपको कम समय में सारी चीज़ें समझ में आ जाए, विशेषताएं समझ में आ जाए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको इसी तरह का देगा। किस तरह का, तो देखिए यहाँ पे इसी तरह का एक वाक्य दे देगा और उसके बारे में बोलेगा पल्लवन इसका कीजिए। उसी तरह मान लीजिए कि आपके पास अगर संक्षेपण करने के लिए देगा तो इसी तरह का एक पैराग्राफ दे देगा और उसका बोलेगा संक्षेपण कीजिए, यानी कि उसको संक्षेप में लिखिए। तो ऐसे ही वाक्य देगा, लेकिन करने का तरीका हम बता दिए, उसकी मेन जो मोटिव होती है उसको समझा दिए। अब आपका जिम्मेदारी है कि 2-3 जो है क्वेश्चन को आप डील कर लीजिएगा, जो कि आपके पास जो भी हो, पल्लवन, हिंदी ग्रामर से संबंधित जो भी किताबें हो, आपने जो भी पढ़नी हो, उसमें आप देखिएगा कि पल्लवन और संक्षेपण दोनों ही चीज़ों को बताया जाता है। उससे रिलेटेड कुछ गद्यांश दिए जाते हैं, उसको एक बार कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। आपको कोई भी नहीं करा सकता, इसमें आपको खुद ही करना होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको थियोरेटिकल जो पोर्शन था उसको हम करा दिए, मेन काम हम कर दिए हैं। अब थोड़ा है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से लिख जाएं और लिख के आ जाएं, ताकि आपको एक अच्छा नंबर मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।